अभिमन्यु तो चक्रव्यूह भेद नहीं पाया, लेकिन क्या बीजेपी तेलंगाना का दुर्ग भेद पाएगी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हो द सेकंड ओपिनियन। आज मैं आपके सामने तेलंगाना में जो लोकसभा इलेक्शंस हुए हैं उसके बारे में ओपिनियन पोल बोलो या फिर सीट प्रेडिक्शंस बोलो, उसकी विश्लेषण आपके सामने लेके आया हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे तेलंगाना की। तो इस बार बीजेपी, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया कि बीजेपी इस बार कम से कम 8 सीटें तेलंगाना में जीतने जा रही है। तो बीजेपी 8 सीटें अगर तेलंगाना में जीतने जा रही है तो उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो बीजेपी को वहाँ पे 8 सीटें जीतने में हेल्प करेगी? क्योंकि अक्सर बीजेपी के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि बीजेपी एक गाय पट्टी की पार्टी है, मतलब नॉर्थ इंडिया की पार्टी है। बीजेपी अभी साउथ में उतना अच्छा पेनिट्रेशन नहीं कर पाई है। बीजेपी के पास कर्नाटका स्टेट था, वहाँ पे मुख्यमंत्री भी बीजेपी का था और लोकसभा में वहाँ पे 25 सीट्स भी बीजेपी की। फिर भी बीजेपी को एज अ रिटोरिक बोला जाता है कि बीजेपी सिर्फ साउथ इंडिया की पार्टी नहीं है, बीजेपी सिर्फ नॉर्थ इंडिया की पार्टी है। तो बीजेपी ये जो साउथ इंडिया का दुर्ग है ये भेद पाने में कामयाब होगी कि नहीं होगी? तेलंगाना उसका सेकंड द्वार हो सकता है। इट कुड बी अ सेकंड डोर फॉर बीजेपी इन साउथ इंडिया। तमिलनाडु में के अन्नामलाई बहुत अच्छे से काम कर ही रहे और तमिलनाडु में भी इस बार कम से कम 4 सीटें बीजेपी जीत सकती है। तो कैसे है मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था, आप प्लीज़ वो भी देख सकते हो। तो आज बात करते हैं तेलंगाना की। सबसे पहले तेलंगाना में बात करेंगे तो वहाँ पे 3 मेजर पार्टीज है। वन इज बीआरएस, भारतीय राष्ट्र समिति, सेकंड वन इज कांग्रेस एंड थर्ड वन इज बीजेपी। बीजेपी इससे पहले बहुत स्मॉल पार्टी थी, अभी बीजेपी खुद को असर्ट कर रही है वहाँ पे। और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने अराउंड 20% वोट शेयर लेके एक थर्ड प्लेयर बनने और सेकंड प्लेयर बनने की वहाँ पे पूरी कोशिश की थी। अब हम 2014 का सबसे पहले रिजल्ट देखें कि 2014 में तेलंगाना में हुआ क्या था। ना 2014 में बीजेपी को एक सीट तेलंगाना में मिली थी 11% वोट शेयर के साथ। उसके बाद कांग्रेस को 2 सीट मिली थी 29% वोट शेयर के साथ। उसके बाद बीआरएस को 11 सीट्स मिली थी 35% वोट शेयर के साथ, और अदर्स 3 विथ 29% वोट शेयर। उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी आएगा हैदराबाद से। 2019 में एक ऐसी चीज़ हुई कि बीजेपी 4 सीटें जीती 20% वोट शेयर के साथ, मतलब बीजेपी ने अपना वोट शेयर 10% से बढ़ाया। उसके बाद कांग्रेस 3 सीटें जीती 30% वोट शेयर के साथ। मतलब दोस्तों ये है कि अभी भी कांग्रेस के बाद बीजेपी से ज़्यादा वोट शेयर वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद बीआरएस 9 सीटें जीती 42% वोट शेयर के साथ। अदर्स 1 सीट जीती 8% वोट शेयर के साथ। अभी बात करेंगे 2024 के बारे में कि क्या होगा। तो कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप फील कर रही है तेलंगाना में। क्यों? क्योंकि अभी अभी जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे कांग्रेस को बम्पर रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में बम्पर मेजोरिटी मिली है। उन्होंने बीआरएस को सत्ता से हटाया है। तो कांग्रेस इज फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट तेलंगाना कि उन्हें लगता है कि तेलंगाना में कांग्रेस की सीट्स यहाँ इस बार बढ़ने जा रही है। रेवंत रेड्डी वहाँ के चीफ मिनिस्टर का ऐसे कहना है कि हम डबल डिजिट में भी सीट्स ला सकते हैं। वहाँ पे टोटल कुल 17 सीट्स वहाँ पे तेलंगाना में है। नाउ विल डिस्कस व्हाट कुड हैपन इन 2024 जनरल इलेक्शंस, दैट इज लोकसभा इलेक्शन, एंड हाउ बीजेपी कुड अचीव 8 सीट्स इन तेलंगाना. So the factors which contribute to the BJP's rise in Telangana are, एक तो जो भी बीआरएस के पास वोट शेयर था, वो बीआरएस के पास जो वोट शेयर था वो बिकॉज वो कांग्रेस विरोधी वोट शेयर था। मतलब जो कांग्रेस ने पार्टीशन किया 2014 में तेलंगाना का और आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश वॉज यूनाइटेड स्टेट्स, दे इन 2014 इट बिकम द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ओके, सो जो पार्टीशन हुआ तो लोगों के बीच में जो गुस्सा था उस गुस्से को एक डायरेक्शन देने का काम बीआरएस के केसीआर ने किया। तो उसका नतीजा हुआ कि केसीआर चुन के आ गए और अराउंड 2 साल, मतलब अराउंड 1 टर्म तक पूरे चीफ मिनिस्टर रहे। उसके बाद उन्होंने अच्छा खासा खर्चा किया। देन ही अगेन बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना एंड जस्ट रिसेंटली ही गॉट लॉस्ट बाय द हैंड ऑफ कांग्रेस। ओके, सो इस बार क्या होगा, जो कांग्रेस का जो वोट शेयर है अराउंड 30%, वो कांग्रेस के पास वैसे ही रहेगा। लेकिन 2024 के जो असेंबली इलेक्शंस वहाँ पे हुए, वहाँ पे जो माइनॉरिटी वोट्स था जो बीआरएस के पास था वो बड़ी मात्रा में कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। देखो पहले से हमें एक पता है कि कांग्रेस का मेन वोट शेयर क्या है। कांग्रेस का मेन वोट शेयर है मुस्लिम्स, दलित एंड अपर कास्ट ब्राह्मण्स। बट ब्राह्मण्स अभी बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं एंड द मुस्लिम विच वर द डोमिनेंट कास्ट जो कांग्रेस को खुल के वोट किया करती थी वो अलग अलग रीजनल पार्टीज में बढ़ गई। इसके पीछे अलग अलग रीजन है। जो ज़्यादा क्या बोलते हैं उसके लांगुल चालून करेगा उसकी तरफ ज़्यादा मत मुसलमान पे जाते हैं। ओके, नाउ तो इसके वजह से जो बीआरएस अभी रिसेंटली असेंबली इलेक्शंस हारी है, तो बहुत सारे जो वोटर्स है बीआरएस के वो अभी बीजेपी को एज अ
अपोजिशन फॉर द कांग्रेस देख रहे हैं तो बीआरएस का बहुत सारा वोट शेयर कांग्रेस की तरफ न जाते हुए बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। हाँ, जो बीआरएस का दलित और मुस्लिम ये वोट शेयर है वो जरूर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होगा, बट बाकी जो ओबीसी वगैरह के वोट शेयर है, ओबीसी अदर जाति जो आती है, जो बैकवर्ड कास्ट में आती है, उनका वोट शेयर बीजेपी के पास जाएगा। और दूसरी बात ऐसी है कि जब बीआरएस इज ए सिंकिंग शिप, व्हाई? बिकॉज मेनी लीडर्स ऑफ द बीआरएस पार्टी आर छोड़ रहे हैं दे आर लिविंग द पार्टी, दे आर लिविंग द बीआरएस पार्टी एंड ज्वाइनिंग बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी. It also shows that there is a significant demand for the BJP party among the people and there is a significant demand of Congress as well. Okay, so हम बात करेंगे अभी कि हाँ कि बीआरएस के जो फैक्टर्स है जो उनको और नीचे जाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सबसे पहली तो इस असेंबली इलेक्शन हारना. देखो दोस्तों, दो चीज़ें होती है. जो नेशनल पार्टी होती है वो 2, 4, 6 इलेक्शन हारने के बाद सर्वाइव कर सकती है क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेट में उनके सरकारें बनती है. बट रीजनल पार्टीज का क्या होता है कि रीजनल पार्टीज की एक ही स्टेट में सरकार होती है और जब सरकार से बाहर जाते हैं तो फिर जो रिसोर्सेस लगते हैं सारे कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए, वो रिसोर्सेस की कमी हो जाती है. उसकी वजह से जो लोग उनके पास है वो छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं. सेकंड चीज़ इज जो बड़े बड़े लीडर थे, जो ओबीसी लीडर्स थे, जो दलित लीडर थे, जो माइनॉरिटी लीडर्स थे बीआरएस में, नाउ दे आर लिविंग द पार्टी एंड दे आर ज्वाइनिंग बीजेपी एंड कांग्रेस. थर्ड वन इज द अरेस्ट ऑफ के कविता. केजरीवाल जी के साथ साथ के कविता को भी अरेस्ट कर लिया, सेम फॉर द सेम स्कैम जो लिकर स्कैम हुआ था और उसकी जड़ें तेलंगाना तक गई और के कविता को ईडी ने अभी अरेस्ट किया है फॉर लिकर स्कैम और उनको जमानत भी नहीं मिल रही है. तो एक बड़ा फैक्टर होता है. लोगों के नज़र में एक चीज़ बैठ जाती है कि भाई दिस इज अ करप्टेड पार्टी. ठीक है. उसके बाद नाउ विल टॉक अबाउट सम हाई प्रोफाइल सीट्स इन तेलंगाना की जहाँ पे अच्छे खासे लोगों की क्या बोलते हैं राजकीय भवितव्य उसके ऊपर डिपेंड है. फर्स्ट वन इज हैदराबाद में माधवी लता द डांसर एंड द एंटरप्रेन्योर और उनके खिलाफ है असदुद्दीन ओवैसी. 2004 से असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है. बट दिस टाइम ऑल्सो माधवी लता ने फाइट तो बहुत अच्छी की, उनकी मीडिया में भी सोशल मीडिया में भी अच्छी खासा हवा बनी. बट जो डेमोग्राफिक डिफरेंस है, मतलब जो डेमोग्राफिक चेंज वहाँ पे हैदराबाद में आया, अराउंड 50% आर मुस्लिम्स, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर माधवी लता टू डिफीट असदुद्दीन ओवैसी. हाँ, उन्होंने अच्छी फाइट की है बट असदुद्दीन ओवैसी को डिफीट करना इज नॉट पॉसिबल फॉर हर. सो असदुद्दीन ओवैसी इज गोइंग टू विन इन दिस टाइम एज वेल. देन सेकंड वन इज करीमनगर में बीजेपी के एक्स प्रेसिडेंट बंदी संजय जो एक पॉपुलर लीडर है और ओबीसी से ही आते हैं, वो पिछले बार अराउंड 90,000 वोटों से जीते थे और इस बार भी बीआरएस और कांग्रेस के कैंडिडेट्स उनके खिलाफ है. बट दिस टाइम आल्सो ही इज गोइंग टू विन बाय अराउंड सेम मार्जिन और कम ज़्यादा हो सकता है 10-20 हज़ार का, बट ही इज गोइंग टू विन. देन थर्ड सीट इज चेवल्ला में गोंडा रेड्डी. बीजेपी ने अपना कैंडिडेट चेंज करके गोंडा रेड्डी को उम्मीदवार बनाया. गोंडा रेड्डी इज अ बाहुबली, द रिचेस्ट पर्सन, वन ऑफ द रिचेस्ट कैंडिडेट इन तेलंगाना. तो कांग्रेस से बीजेपी में आया और वो ही इज फाइटिंग फ्रॉम देयर. तो ही हैज आल्सो गुड अपॉर्चुनिटी टू विन दैट सीट. तो उनके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो सीट को विन करें. देन फोर्थ वन इज सिकंदराबाद में जो यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म थे किशन रेड्डी जो बीजेपी के अभी चीफ भी है, तो वहाँ से फाइट कर रहे हैं. तो उनके भी अच्छे प्रोबेबिलिटी है कि वो जीत जाए. तो इटाला राजेंद्र जैसे ओबीसी नेता जिनको राइट वाले भी सपोर्ट करते हैं, लेफ्ट वाले भी सपोर्ट करते हैं, जब उन्होंने बीआरएस छोड़ी वहाँ पे बाईपोल हुआ तो बाईपोल में 50,000 वोटों से जीते थे. तो ही कुड ऑल्सो विन दिस लोकसभा इलेक्शन. तो ऐसे बीजेपी को कम से कम 8 सीटें वहाँ पे दोस्तों आएगी 17 में से. एंड बीजेपी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन बीआरएस. तो आप सबको मेरा विश्लेषण कैसे लगा ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और आपका ओपिनियन क्या है तेलंगाना के बारे में, ये सारी चीज़ें भी बताएं. थैंक यू, मिलते हैं जल्दी.